अगर इतिहास के पन्ने हम टटोलें तो साफ दिखता है कि कैसे तानाशाह, टायरेंट्स और अथॉरिटेरियन लीडर सत्ता में बने रहने के लिए एक ही प्लेबुक का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर उनकी पोल एक झटके में खुल भी जाती है। जैसे कि 80 के दशक में रोमानिया के निकोलाई चाउशेस्कू एक ऐसी ही हस्ती थे जिनके इमेज को केयरफुली कंट्रोल किया जाता था। इतना कि चाउशेस्कू के तस्वीरों में से झुर्रियां, उनकी झुर्रियों तक को एडिट किया जाता था। अरे देश के सुप्रीम लीडर को जवान और ग्लोइंग दिखना जरूरी है मेरे भाई। रोमानिया के लोग चाउशेस्कू को जीनियस बुलाते थे। हर पॉलिसी की सफलता, हर टेक्नोलॉजिकल या एग्रीकल्चरल उपलब्धि, सब कुछ उनके विजन से जुड़ा दिखता था। बहुत बड़े क्रेडिट जीवी और बहुत बड़े मीडिया मैनेजर थे चाउशेस्कू। उनकी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज नहीं होती थी, कोई डायरेक्ट सवाल जवाब नहीं लेते थे, बस एक परफेक्टली क्यूरेटेड नॉन बायोलॉजिकल इमेज। एक देश के लिए विकासशील जो लीडर थे वो थे ये भाई साहब। अब इस जुमले को 24 सालों के लिए रोमानिया में चलाया गया और लोग भी ये घुट्टी पीते रहे। लेकिन फिर अचानक 1989 में दिसंबर के महीने में कुछ ऐसा होता है जो हर डिक्टेटर का सबसे बुरा सपना होता है। गोली खाना नहीं, लोगों के बीच में मजाक बन के रह जाना। दरअसल चाउशेस्कू अपनी बालकनी से एक रूटीन सा स्पीच दे रहे होते हैं। उनके सपोर्टर्स की नारेबाजी भी वैसे ही चल रही होती है। दरअसल ये रिकॉर्डेड नारेबाजी होती है, स्पीकर्स में तालियां बजाई जाती थी उनके फेवर में। वही कोरियोग्राफ्ड पूरा तमाशा और टेलीविजन पर इसका सीधा प्रसारण, जिससे पूरे देश को भी तो दिखे भैया उनके लोकप्रिय लीडर लोगों से बात कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। लेकिन फिर अचानक भीड़ में से एक हूटिंग कोई कर देता है, फिर दूसरा इंसान, फिर तीसरा, और कुछ ही सेकंड्स में पूरी भीड़ अपने चहीते सुप्रीम लीडर के खिलाफ हूटिंग, नारेबाजी, जियरिंग करने लगते हैं। और लाइव कैमरा पर दिखता है चाउशेस्कू का चेहरा, दंग, हैरान, बार बार लोगों से शांत होने को बोलते हुए। उनकी पत्नी भी इस हूटिंग को, जियरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। पीछे खड़े बड़े बड़े अफसर दंग रह जाते हैं। यह एक ऐसा उफान था कि किसी को पता नहीं था कि आगे क्या करना है। सब आउट ऑफ सिलेबस आ रहा था। स्टेट ब्रॉडकास्टर्स ने तुरंत अपना कैमरा भीड़ से हटाकर आसमान की तरफ घुमा दिया ताकि यह बेइज्जती और ज्यादा टेलीकास्ट ना हो पाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 24 सालों से जो चुप्पी पूरे देश ने रखी थी वो एक क्षण में टूट जाती है। न रस्ते पर कोई टैंक चलते हैं, न गोलियां बरसती हैं, न जबरदस्ती आर्मी का कोई कू होता है। सिर्फ इतना होता है कि देश के सामने जो इतना बड़ा झूठ बनाया गया था वो टूट जाता है एक टीवी ब्रॉडकास्ट पर। एक हफ्ते के अंदर अंदर चाउशेस्कू को पहले हटाया जाता है, फिर अरेस्ट किया जाता है और एक छोटे से ट्रायल के बाद उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। 24 साल सत्ता में रहने के बाद भी, हर विपक्ष को हटाने के बाद भी रोमानिया के सुप्रीम लीडर को समझ में नहीं आया होगा कि उनका अंत इतनी जल्दी हुआ कैसे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर जॉयजीत पाल का मानना है कि दरअसल ये एक पैटर्न है, इतिहास में कई बार ये दोहरा चुका है, खास तौर पर अथॉरिटेरियन रिजीम्स में। उनका कहना है कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स अपने पालतू मीडिया पर इतना भरोसा कर बैठते हैं कि वो अपने झूठ को ही सच मांगने लगते हैं। पावर के नशे में इतना चूर हो जाते हैं ये अथॉरिटेरियन लीडर्स कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि देश में माहौल कब बदल गया। और जितनी ज्यादा एग्रेसिव मीडिया कंट्रोल होगी, जितनी ज्यादा बर्बरता सरकार की तरफ से होगी, उतना ही छोटा सा डिसेंट, छोटा सा विरोध, छोटी सी हरकत पूरे नैरेटिव कंट्रोल, पूरे सिस्टम को, पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। 1789 के फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही होता है। लुई द 16 की सरकार उस वक्त बैंकरप्सी के कगार पर थी और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का पूरा सिस्टम, माने गोदी मीडिया, उन्हीं के हाथ में था। रॉयल अनाउंसमेंट्स, कोर्ट अप्रूव्ड न्यूज़पेपर्स, लोगों को इन सब पर धीरे धीरे रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। तो लोग जानकारी कहां से लेते? अब सोशल मीडिया तो था नहीं उस समय, लेकिन सोशल कनेक्ट जरूर था। तो कैफेज में बैठे ट्रैवलिंग सेल्समैन की कहानियों से, हाथ से लिखे अनवेरिफाइड पैम्फलेट्स के जरिए और सीधा मुंह जबानी गॉसिप से लोग सच जानना चाहते थे। और ये अनऑफिशियल चैनल्स जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, वही खबर का असली जरिया बन जाता है। अब इसमें अफवाहें फैलने लगती हैं। जैसे कि एक अफवाह फैलती है कि क्वीन मेरी एंटोनेट ने भूखे लोगों से कहा है कि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो क्या, केक खाओ।
आक्रोश बढ़ता है। एक और अफवाह फैलती है कि फॉरेन मर्सनरीज बुलाया जा रहा है, राजा अपने जनता के खिलाफ इन मर्सनरीज को इस्तेमाल करेगा उन्हें दबाने के लिए। गुस्सा और फैलता है। तीसरी अफवाह कि नेशनल असेंबली को फोर्सफुली डिसॉल्व करने के लिए ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं, लोगों की आवाज को पूरी तरीके से अब दबा दिया जाएगा। इन तीनों बातों में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था, सबूत नहीं था, सच्चाई नहीं थी, लेकिन तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि 14 जुलाई को पेरिस की जनता सीधे बैस्टिल जेल की तरफ कूच कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम कुछ नहीं करें, अगर हम हथियार नहीं उठाएं, तो सरकार हमें कुचल देगी। और इसी से शुरू होता है प्रसिद्ध फ्रेंच रेवोल्यूशन और लुई द 16 का और पूरे डायनेस्टी का, मोनार्की का खात्मा। अथॉरिटेरियन लीडर्स सोच के बैठते हैं कि देश की कम्युनिकेशन सिस्टम, मीडिया को, इंफॉर्मेशन फ्लो को अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो देश भी पूरा हमारे कंट्रोल में रह जाएगा। लेकिन जब इस कंट्रोल सिस्टम, इस मीडिया पर भरोसा ही उठ जाएगा तो गॉसिप, अफवाहें असली न्यूज बन जाएंगी और उससे पूरा सिस्टम भी गिर सकता है। 1867 के जापान में भी बिल्कुल अलग तरीके का एक कोलैप्स हमने देखा। ईजा नाइका मूवमेंट। उस वक्त जापान का टोकुगावा शोगुनेट एक स्ट्रिक्ट, सदियों पुराना हायरार्किकल सिस्टम था। फ्यूडल लॉर्ड सबसे ऊपर, उनके नीचे समुराय और सबसे नीचे आमतौर पर कुचले जाने वाले किसान या पेजेंट्स। नियम कानून बनाए रखने के लिए एक सर्वेलेंस सिस्टम बनाया गया था, गोनिन गुमी, जिसमें 5-5 घरों का एक ग्रुप बनाया जाता था और हर घर दूसरे इन 5 घरों के बिहेवियर के लिए, व्यवहार के लिए कलेक्टिवली जिम्मेदार होता था। माने डर के मारे सब एक दूसरे पर कंट्रोल रखते थे। अथॉरिटेरियन रूल का यह सबसे फेवरेट तरीका है। डर का ऐसा माहौल बना दो कि लोग एक दूसरे पर निगरानी रखे, लाइन से बाहर जाने से पहले ही उनके अगल बगल के लोग उन्हें टोक दे। लेकिन 1867 में अफवाह फैलनी शुरू हो जाती है कि आसमान से पवित्र तलिस्मान गिर रहे हैं, जो भगवान की तरफ से बदलाव का संकेत है, गुड ओमन है। अब क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज लीडर तो था नहीं, तो यह अफवाह अपने आप फैलती गई। बस ट्रैवलिंग मर्चेंट्स, कहीं एंटरटेनर्स, कहीं पिलग्रिम्स के जरिए यह बात ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली फैलती गई। और फिर क्योटो से ओसाका तक के बेल्ट में किसान अपने खेत खलियान छोड़कर सड़कों पर निकल आते हैं कॉकरोचों की तरह। कोई कॉस्ट्यूम पहना होता है, कोई क्रॉस ड्रेसिंग पहना होता है, कुछ ने तो कपड़े ही बिल्कुल नहीं पहने होते हैं। जानबूझकर सोशल नॉर्म्स तोड़े जा रहे थे, ईजी नाइका बोलकर कि क्या फर्क पड़ता है, क्यों ना करें हम ऐसे, ये सब चिल्लाते हुए। ना कोई हिंसा होती है, ना कोई रेबेलियन होता है, ना कोई एक नारा होता है, बस एक जश्न का माहौल बन जाता है और पूरी हायरार्किकल सिस्टम का मजाक बनाया जाता है। अथॉरिटीज पहले से इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कोई रिबेलियन तो था नहीं। फिर डांसिंग को बैन कर दिया जाता है, फिर धमकीबाजी होती है। लेकिन गुनिनगुमी जैसा सर्विलेंस सिस्टम होने के बावजूद इस आवाज को, इस कार्निवल एनर्जी को रोका नहीं जा सका, क्योंकि एक कोई सिंगल लीडर तो था नहीं जिसे अरेस्ट कर लोगे सब लोग चुप हो जाएंगे, और दूसरा लोगों का सिस्टम के प्रति मानो डर खत्म हो गया हो। अब जो डर ही जब खत्म हो जाएगा तो आप उनसे किस चीजों से आप उसे धमका के रखोगे। और यह होता है जब सालों से आप जनता को दबा कर रखोगे तो एक बार वो फट ही जाएगा। तो नतीजा क्या होता है? कुछ ही महीनों में टोकुगावा शोगुनेट खुद ही कोलैप्स कर जाता है। मेजी रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है जापान में। और जो सामुराई क्लास होता है, जो कभी इस हायरार्की के टॉप पर बैठा रहता था, ऐशो आराम की जिंदगी लीड करता था, अब वो अपनी जगह खो देती है। डिक्टेटरशिप हो, अथॉरिटेरियन रूल हो, इसमें एक अहम मैकेनिज्म का काम करना बहुत जरूरी है, और वो है नैरेटिव होल्ड बनाए रखना। सच्चाई जो भी हो, देश की हालत जैसी भी हो, सरकार का कहना सच होना होगा। टॉप में जो लीडरशिप बैठी है वो देश का भला चाहती है, और उसके बिना तो देश का बट्टाधार हो ही जाएगा। ऐसे में गॉसिप, रूमर, सोशल मीडिया चैटर या कार्निवल जैसी स्ट्रीट एनर्जी पूरे इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट को कैप्चर कर सकता है, स्टेट कंट्रोल और लीडरशिप का मजाक बनाकर रख सकता है। इसीलिए अगर आप देखो, जर्मनी में हिटलर हो, चाइना में डेन जियाओपिंग हो, स्टूडेंट से वो बहुत डरा करते थे ऐसे लीडर्स। स्टूडेंट्स पर काबू पाना, यूनिवर्सिटीज को दबाना किसी भी लॉन्ग टर्म डिक्टेटरशिप के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 होती है। और कई बार डिक्टेटर्स इस प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। इतिहास ने कई स्ट्रॉन्गमैन को गिरते देखा है। अक्सर किसी वार्निंग के बगैर उनके सालों का झूठ उन पर ही भारी पड़ जाता है कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन कभी कभी अथॉरिटेरियन रिजीम्स इस पूरे पैटर्न को तोड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं।
1989 में दुनिया ने चाइशेस्कू के सरकार को गिरते हुए देखा रोमानिया में, लेकिन चाइना में बिल्कुल परिणाम उल्टा हमने देखा। अप्रैल 1989 में रिफॉर्मिस्ट लीडर हु याओबैंग की मौत के बाद स्टूडेंट्स वहां तियानमेन स्क्वायर में जमा होने लगते हैं। हंगर स्ट्राइक शुरू हो जाता है। देखते ही देखते लाखों लोगों का ये एक मूवमेंट बन जाता है प्रो डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन चाइना में डेंग जियाओपिंग का पलटवार अलग रहता है। सबसे पहले उन्होंने फॉरेन जर्नलिस्ट को देश से बाहर निकाल दिया ताकि कोई रियल टाइम इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग ना हो पाए। यही काम बाय द वे आजकल आप पाकिस्तान में भी देख रहे होंगे। हमने एपिसोड भी बनाया था कि पीओके और पाकिस्तान के कई अन्य हिस्सों में इंटरनेशनल मीडिया को किस तरीके से बैन कर दिया गया है। याद रखिए, इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है अथॉरिटेरियन रूल में। फिर चाइना में मार्शल लॉ डिक्लेयर हो जाता है और 3 और 4 जून की रात को टैंक्स और ट्रूप्स बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर आसपास की जगह में उतार दिए जाते हैं। फायरिंग होती है। एग्जैक्ट डेथ टोल आज तक ऑफिशियली हमें नहीं बताया गया है, लेकिन हजारों के मारे जाने की बात कही जाती है। उसके बाद मास अरेस्ट होते हैं, कुछ लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है और आज 37 साल बाद भी चाइना के अंदर इस हत्याकांड का जिक्र करना तक भी मना है। यानी जहां रोमानिया में आवाम की जीत होती है, वहीं चाइना में पहले विटनेसेस हटाए जाते हैं, फिर ओवरवेलमिंग फोर्स इस्तेमाल किया जाता है और इस कॉम्बिनेशन ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को उस समय बचा लिया। ईरान का पैटर्न भी इससे थोड़ा अलग दिखा हमें। 1999, 2009, 2019, 22, 2025 में बार बार बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए और हर बार रजीम ने स्विफ्ट लीथल फोर्स का इस्तेमाल किया प्रोटेस्ट साइट्स पर और बाद में लोगों को पब्लिकली एग्जीक्यूट भी किया गया डेटरेंस के लिए। लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ईरान भी एक चीज हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता है, हाई प्रोफाइल स्टूडेंट लीडर्स को एग्जीक्यूट करना। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि किसी को मार्टर बनाना उनके लिए, उनके रिजीम के लिए उल्टा पड़ सकता है। दरअसल 2009 में निदा आगा सुल्तान नामक एक यंग प्रोटेस्टर्स की सड़क पर मौत हो जाती है। उसे स्नाइपर या पुलिस फायर से गोली लगती है और उसकी मौत की वीडियो वायरल हो जाती है और वो ईरान के हार्डलाइन इस्लामिक रिजीम के खिलाफ एक ग्लोबल सिंबल बन जाती है। तो रिजीम ने भी सीख लिया, अच्छा चुपचाप क्रैकडाउन करो, मास क्रैकडाउन करो, लेकिन सिंबॉलिकली बड़े फिगर्स को बनने से अवॉइड करो, उनकी आवाज जरूर दबाओ, उनकी आवाज को डिसक्रेडिट करो, फॉरेन फंडेड कहो, लेकिन ओपनली मार्टर्स क्रिएट ना करो। अब तानाशाह अपने आप को बचाने में तो काफी माहिर है, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। रशिया में 2012 में, तुर्की में 2013 में मास प्रोटेस्ट्स होते हैं, लेकिन सरकार गोली नहीं चलाती है, लोग नहीं मरते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट असफल रह जाते हैं, मूवमेंट्स को डिसमेंटल कर दिया जाता है। कैसे? यहां तरीका इस्तेमाल किया जाता है प्री एम्प्टिव अरेस्ट का, ताकि प्रोटेस्ट का मोमेंटम बनने से पहले ही तोड़ दिया जाए और लंबे थका देने वाले जुडिशियल हैरेसमेंट उसके बाद आती है, जिसमें प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स को सालों तक कोर्ट में घसीटा जाता है, रगड़ा जाता है बिना किसी फाइनल वर्डिक्ट के। यह हमारी गलतफहमी है कि हम सोचते हैं कि डिक्टेटर बंदूक के दम पर कुर्सी पर टिका रहता है। मीडिया, कोर्ट्स, मनी पावर इस सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है। तुर्की के अर्दोआन का अप्रोच सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2013 के गीजी पार्क प्रोटेस्ट के वक्त वो चुप करके छिपते नहीं है, खुद अंकारा और इस्तांबुल के रैलीज में आकर बोलते हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटिक डिसेंट नहीं, बल्कि रिलीजियस और कंजर्वेटिव तुर्की के अगेंस्ट एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बता दिया। मैंने बेसिकली एक खतरनाक षड्यंत्र बता दिया अगेंस्ट देयर वे ऑफ लाइफ। एक अस वर्सेस देम का ढांचा क्रिएट कर दिया जो उनके बेस को, अपने बेस को और मजबूत करके चला गया। फोर्स भी इस्तेमाल हुआ, वाटर कैनन्स हुआ, टियर गैस हुआ, लेकिन नॉन लीथल फोर्स का इस्तेमाल हुआ। और सबसे स्मार्ट मूव, उन्होंने सिविल सोसाइटी को जुडिशियल सिस्टम से ही वीकन कर दिया। यहां तक कि उन डॉक्टर्स तक को भी टारगेट किया जिन्होंने प्रोटेस्ट में घायल लोगों को इलाज उनका किया। ट्रायल्स सालों तक चलते रहे, जिसने हर प्रोटेस्टर को यह याद दिला दिया कि कभी भी सरकार उनके पीछे पड़ सकती है। इसे डिक्टेटर्स दरअसल एक चिलिंग इफेक्ट ले आते हैं पूरे देश में, जहां क्रांति की मांग कर रहे लोग, डेमोक्रेसी की मांग कर रहे लोग, उन्हें पता है कि उन्हें अगर सरकार ने पकड़ लिया तो अच्छे से सालों तक उन्हें रगड़ा जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा।
आज के जमाने के डिक्टेटर्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मीडिया, सोशल मीडिया खूब समझते हैं। उन्हें बूमर अंकल समझकर मत बैठना। या तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करना चाहेंगे जो उनके खिलाफ आवाज जहां उठ रही हो, या फिर अपनी प्रेजेंस ऐसे प्लेटफॉर्म्स में मजबूत रखेंगे जिससे नैरेटिव फ्लो उनके हाथ में हो। इसीलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान जैसे अथॉरिटेरियन देशों में इंस्टाग्राम बैंड है। बहुत और देश हैं जो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्देश्य एक ही है, इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना है और ऑल्टरनेट चैनल्स को तुरंत न्यूट्रलाइज करना है। जब जब रजीम ये नहीं कर पाई है, वहां ऑल्टरनेटिव चैनल्स उनके जान का दुश्मन बन गया है। 1917 के रशिया में चलते हैं। जार का ऑफिशियल प्रेस पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन अंडरग्राउंड लेबर न्यूज़पेपर्स वर्कर्स तक रेवोल्यूशनरी आइडियाज पहुंचा रहे थे, और वही आइडियाज बनते हैं फरवरी का रेवोल्यूशन, जिसमें जार को अपनी कुर्सी खोनी पड़ती है, रशिया में भी मोनार्की खत्म हो जाती है। 1979 में के ईरान में उस समय के शाह स्टेट टीवी और रेडियो पर कंप्लीट कंट्रोल रखते हैं, लेकिन पेरिस में एग्जाइल में बैठे आयतुल्लाह खमीनी के उपदेश कैसेट टेप्स पर रिकॉर्ड होते हैं, ईरान में स्मगल किए जाते हैं, हैंड टू हैंड फिर उन्हें कॉपी किया जाता है, और वही टेप्स क्रांति का आधार बनती हैं। 1986 के फिलीपींस में मार्कोस का स्टेट मीडिया पर फुल कंट्रोल था, लेकिन कैथोलिक चर्च का रेडियो वेरिटास पीपल पावर रेवोल्यूशन के दौरान रियल टाइम अपडेट दे रहा था, लोगों को सड़कों पर बुलाकर टैंक्स के सामने खड़ा कर रहा था। फाइनली मार्कोस को देश ही छोड़ना पड़ा। 2019 के हांगकांग में हमने देखा कि अथॉरिटीज इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्वेलेंस कर रहे थे, लेकिन प्रोटेस्टर्स एक कदम आगे, एयर ड्रॉप, ऑफलाइन ब्लूटूथ फाइल शेयरिंग, इसको इस्तेमाल करके बिना किसी सेल्यूलर नेटवर्क के प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे। अब सफल नहीं रहे हांगकांग के प्रोटेस्टर्स, क्योंकि याद रखिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास अनलिमिटेड पैसा और पावर है, और वो सभी प्रोटेस्ट को आज तक दबाने में सफल हुए हैं, और साथ ही साथ दुनिया में उनको रोकने वाला कोई है नहीं। अमेरिका भी चाइना के सामने कुछ ज्यादा बोलता नहीं, पंगे नहीं लेता, लेकिन दूसरे अथॉरिटेरियन लीडर्स इतने खुशकिस्मत नहीं है। एक दिन सब चंगासी, दूसरे दिन सब नंगासी। ट्यूनीशिया 2011, एक रेडी वाला मोहम्मद बouazizi पुलिस की बर्बरता से तंग होकर अपने आप को ही आग के हवाले कर देता है। उसकी मौत का एक वीडियो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे अल जजीरा चैनल पर वायरल हो जाती है। देखते ही देखते एक आक्रोशित देश सड़कों पर उतर आता है। 23 साल से सत्ता में बैठे प्रेसिडेंट बेन अली को देश छोड़कर भागना पड़ता है। यह स्पार्क आगे जाकर पूरे अरब स्प्रिंग को ट्रिगर करता है। उसी लहर में कायरो के तहरीर स्क्वायर में होस्नी मुबारक के विरुद्ध 18 दिन का एक ऑक्यूपेशन होता है, जिसे ऑर्गेनाइज करने में फेसबुक पेजेस जैसे वी आर ऑल खालिद सैयद, अब खालिद एक 28 साल के इजिप्शियन थे जिसको पुलिस ने इतनी बेरहमी से मारा था कि 2010 में पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत इस प्रोटेस्ट की आग में घासलेट का काम करती है। आप सोचो, जनता का आक्रोश इतना ज्यादा कि 30 साल पुरानी मुबारक सरकार गिर जाती है। लिबिया के बेनगाजी में गद्दाफी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। आम प्रोटेस्ट था, लोगों का गुस्सा था, लेकिन हां, फिर यह एक नेटो बेस्ड आर्म्ड रिवेलियन बन जाता है। गद्दाफी के 4 दशक पुरानी हुकूमत जो थी वो खत्म हो जाती है। यूक्रेन के कीव में जब सरकार ईयू डील ठुकराकर रशिया की तरफ झुकने लगती है, तब इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर क्रैकडाउन होता है, और महीनों बाद प्रेसिडेंट यांकोविच देश छोड़कर भाग जाते हैं। और हाल ही में हमने देखा ढाका और काठमांडू में स्टूडेंट लेड मूवमेंट्स ने दोनों देशों की सत्ता पलट कर दी। इन सब में कुछ कॉमन चीजें हमें दिखी। जनता की दिक्कतें जिन्हें खुलकर डिस्कस करना, डिबेट करना, आवाज उठाना, उसकी जगह ही देश में बाकी नहीं रही थी। एक दबी हुई आवाम जिसकी आर्थिक हालत काफी खस्ता हो चुकी थी, और उसके बाद एक ट्रिगर, एक इवेंट, एक इंडिविजुअल जिसकी वजह से गुस्सा फट पड़ता है और एकदम से पूरे देश में अराजकता फैलने लगता है। और इसमें फिर मीडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। या तो मीडिया इस एनवायरनमेंट को डिस्क्रेडिट करने में, इस प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने में सफल हो जाती है, या इस इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट के बाद हमेशा हमेशा के लिए मीडिया को ही बदलना पड़ता है। यहां पर टिकटॉक का कॉन्टेक्स्ट काफी जरूरी है। पुराने सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स में, पुराने ट्विटर, पुराने फेसबुक, यूट्यूब,
यहां रीच इस बात पर डिपेंड करती थी कि कंटेंट को किसने शेयर किया है। माने जितने जिसके फॉलोअर्स, जितना बड़ा जो सेलिब्रिटी है, उतना ज्यादा उसका रीच होगा कंटेंट का। इसीलिए पहले आईटी सेल, सेलिब्रिटीज, पेड हैंडल्स के थ्रू इंटरनेट पर कंटेंट को फ्लड कर सकते थे। अगर आपके पास पैसा है या सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्ट है तो आपका मैसेजिंग ज्यादा जा सकता है। इंटरनेट पर अपना नैरेटिव जमाना आसान होता था। टिकटॉक ने सबसे पहले इस एल्गोरिथमिक रूल को तोड़ा था। उसका एल्गोरिथम यह देखता है कि लोग एक वीडियो पर कितने देर रुकते हैं, कितनी जल्दी उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या फिर स्किप करते हैं, उसके नेगेटिव मार्क्स। मतलब रीच कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट की वायरलिटी पर डिपेंड करता है, ना कि पोस्टर जो है जिसने पोस्ट किया है उसके फॉलोअर बेस पर। जब इंस्टाग्राम ने अपना एल्गोरिथम टिकटॉक जैसा बनाया तब यही लॉजिक वहां भी इस्तेमाल किया गया। इसीलिए आज कंगना पोस्ट करे या मोहल्ले का कुमार पोस्ट करे, कंटेंट जितना इंटरेस्टिंग होगा उतना ही फैलेगा। किसने बोला है उस पर निर्भर नहीं करता है एल्गोरिथम। अब सरकार इस बात को अब समझ रही है और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने की कोशिशें पूरे दुनिया में जारी हैं। इजराइल अमेरिका के मीडिया नैरेटिव, मेन स्ट्रीम मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करता है, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। इसीलिए लोग वहां हैरान हो गए जब गाजा नरसंहार की सच्चाई लोगों तक पहुंचने लगी टिकटॉक के जरिए। अब राजा ट्रंप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं और इसीलिए इतना सारा प्रेशर हम टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं। एल्गोरिथम को बदलने की कोशिश हो रही है। आज जेन जी ने तानाशाहों के नाक में दम करके रखा है। इसी वजह से उनका सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया और बीम्स के अलावा, उनका सबसे बड़ा हथियार, उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं ना। अरे नौकरी तो है नहीं, फ्यूचर इतने ज्यादा अनसर्टेन है कि बुरे दिन ज्यादा दिख रहे हैं, अच्छे दिन कम दिख रहे हैं, समय भर भर कर है और डेटा पैक 2 GB तो 2 रोज का है ही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार बार डिक्टेटर को हारना ही होगा या जेनजी की हमेशा जीत होगी। रोमानिया में चासेस्कू, फ्रांस में लुई द 16, जापान में टोकुगावा शोगुनेट, या फिर पिछले साल हम बांग्लादेश या नेपाल की अगर हम बात कर ले, यहां हमने देखा एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल था। अंदर से सब कुछ सड़ा हुआ था लेकिन एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल था जो एक ही क्षण में टूट जाता है। लेकिन अगर आप चाइना, ईरान, रशिया, तुर्की, यहां पैटर्न देखो तो यहां पैटर्न सर्वाइवल का है, जहां रजीम ने या तो जबरदस्त फोर्स का इस्तेमाल किया है या लीगल प्रेशर लगवाया है या खुद सामने आकर नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अक्सर तानाशाह, याद रखिए, अकेला खड़ा नहीं होता है, ही रिप्रेजेंट्स समथिंग। जैसे तुर्की में अर्दोआन का हटना मुश्किल रहेगा क्योंकि वो एक रिलीजियस कंजर्वेटिव बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तबका है जो उनके पीछे सॉलिडली खड़ा है। अगर अर्दोआन गया तो ये पूरा का पूरा बेस खतरे में आ जाएगा, इसीलिए उन्हें सपोर्ट मिलता रहता है। लेकिन एक चीज साफ है, जब लोगों की आर्थिक हालत खस्ता होगी तब दुनिया के सबसे अच्छी मैनेज्ड, सबसे अच्छी प्लान डिक्टेटरशिप भी कोलैप्स कर जाएगी, चाहे मीडिया गेम कितना ही अच्छा हो, चाहे पैसे कितने ही ज्यादा उसके पास हो। जब अथॉरिटेरियन लीडर्स अपने खिलाफ चीजों को सेंसर करने लगते हैं, डिलीट करवाने लगते हैं, तो आप मान लो कि अंत ज्यादा दूर नहीं है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने इतने लंबे टाइम तक कंट्रोल मेंटेन रखा है क्योंकि कम से कम उन्होंने आर्थिक रूप पर तो लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। लेकिन जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, पेट में खाना नहीं होगा, मुंह में फिर टेप लगा पाएंगे, माने अपना गुस्सा भी नहीं निकाल पाएंगे, तब यह सिचुएशन एक अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बाहर आ सकता है, फट सकता है। ऐसे में किसी भी सुप्रीम लीडर का मजाक बनना, उस पर गाली पड़ना, उससे सवाल पूछे जाना सबसे बड़े खतरे की घंटी बन सकती है कि भैया देखो बदलाव तो आ रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे सिचुएशन में जहां आर्थिक सिचुएशन टाइट हो रही है, जहां लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं, जहां अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रही है, वहां क्या हो अगला स्टेप। अब या तो जो सुप्रीम लीडर है वो पहचाने कि हां यार मुझे कुछ कदम लेने होंगे, जैसे चाइना ने ये बात समझा एंड देन उन्होंने लिबरलाइजेशन करके देश को इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कराया। या फिर एक लीडर वही काम कर सकता है जो 90% तानाशाह करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आकर बंदूक पिस्तौल निकालकर लोगों की आवाज को और दबाने की कोशिश, लोगों को और कुचलने की कोशिश। दुनिया में कई डिक्टेटर्स हैं जो इस सवाल का अभी सामना कर रहे हैं। वो जवाब कैसे देंगे उससे उनकी फिर लेगेसी आने वाले सालों के लिए तय होगी।
देशभक्त का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है, खुल के गालियां बकिएगा, कोई टेंशन नहीं। अगर समझ में आया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी तो हम नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 56% हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइबर्स टू देशभक्त नहीं है, तो जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब बटन। अगर हमारे टी शर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो kadakmerch.com/देशभक्त पर जाकर आप सारा एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज भी चेकआउट कर सकते हैं। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।